नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जो कुछ भी एप्लीकेशन आप लोग अपने केसेस में बनाते हैं, यानी आपका एडवोकेट जो बनाता है, आपका केस चल रहा है कोर्ट में, केस में टाइम टू टाइम कुछ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, जिसको आईए कहते हैं, हिंदी में अंतर्वर्ती आवेदन भी कहते हैं, ये इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जो है आप टाइम टू टाइम अपने केस में लगाते रहते हैं। जो भी आपका केस है, क्रिमिनल है, सिविल है, वॉट एवर। एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं, वह एप्लीकेशन बहुत अच्छी उसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है तो केस बिगड़ना वहीं से शुरू होता है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं उसके किसी भी केस को लेकर, तो वो हम उससे पूछते हैं कि आपने ये वाली एप्लीकेशन लगाई थी, आपने ये वाली एप्लीकेशन लगाई थी। वो कहता है कि हाँ लगाई थी। तो फिर हमें हैरानी होती है कि ये एप्लीकेशन लगाने के बाद भी आप केस कैसे हार गए। जब हम उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसने वो एप्लीकेशन लगाई तो थी जो लगाना चाहिए थी, मगर उसमें इतनी घटिया लेवल की ड्राफ्टिंग थी कि जज ने उसको खारिज कर दिया। अभी ये इस विषय पर चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ही मतलब लगभग 2-3 घंटे पहले की बात है, एक हमारे इसी चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई हुई है और वो एप्लीकेशन उन्होंने हमको भेजी। उनका भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का ही मैटर है। तो वो एप्लीकेशन मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई उसको पढ़कर, क्योंकि वो एप्लीकेशन मात्र उसमें 2 ही पैराग्राफ दे के रखे हैं बस, वो भी छोटे छोटे से। और मुझे ये लगा कि ये एप्लीकेशन शायद इन्होंने खुद ने ही ड्राफ्ट करी है। मैंने उनसे पूछा भी कि ये एप्लीकेशन किसने बनाई है, तो उन्होंने कहा कि हमारे वकील ने बनाई है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वकील ने इतनी घटिया एप्लीकेशन बनाई है कि वो एप्लीकेशन कोर्ट खारिज ही करेगा। कोई भी एप्लीकेशन या कोई मेन पिटिशन वॉट एवर, हाई कोर्ट में हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, कोई सा भी केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, सिविल केस चल रहा है, चेक बाउंस का केस है, कोई सा भी केस है, फैमिली का केस है, एप्लीकेशन जब भी हम कोई देते हैं जज को या कोई पिटिशन देते हैं, उसके अंदर फैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप किस ग्राउंड पर ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। सेकेंड थिंग, कोई कानूनी प्रोविज़न है उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, कोई जजमेंट्स हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के या फिर सुप्रीम कोर्ट के, उसको देना आवश्यक है, उसमें ये सब मेंशन होना चाहिए। उसके बाद उसमें जो वर्डिंग आप यूज़ करो, शब्द आपका हिंदी है, इंग्लिश है, वॉट एवर, कोर्ट में जो भी लैंग्वेज चलती है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो शब्द बहुत शानदार होने चाहिए, वजनदार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी अड़ोस पड़ोस की भाषा में ही एप्लीकेशन बना दी है। इसका परिणाम ये होता है कि वो केस खारिज हो जाता है और क्लाइंट कहता है कि सर इसकी एप्लीकेशन दी, उसकी एप्लीकेशन दी, जज ने खारिज कर दिया। तो आपकी एप्लीकेशन में कहने की मिस्टेक रही होगी, वो लूप होल ढूंढ लेते हैं। कोई भी कमज़ोर एप्लीकेशन केस को बिगाड़ देती है। इसलिए जो कुछ भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं उसको सोच समझ के बनाइए और अपने वकील से कह दीजिए कि वकील साहब थोड़ा होमवर्क कर लीजिए प्लीज़। क्योंकि जब भी आप वकील से कहते हैं कि अपने को ये एप्लीकेशन लगानी है, ये लगानी, तो हाँ हाँ लगा दूंगा मैं। हालांकि अच्छे वकील जो होते हैं वो बाकायदा उसको पूरी तैयारी करते फिर लगाते, लेकिन अब अच्छे वकील कितने हैं और कितने बुरे हैं ये तो मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। लेकिन अगर उसने केस की तैयारी नहीं करी है, आपकी बातों में आ गया कि ठीक है लगा दूंगा मैं, लगा भी देता है वो, और आपको लगता है कि बड़ा अच्छा बना हुआ है। अब आपको कैसे पता कि अच्छा बना है ख़राब बना है, ये तो कोई वकील बता सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि खैर कि जो भी एप्लीकेशन आप लगाते हैं उसमें पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स होने चाहिए। कोई प्रोविज़न है लॉ का ऐसा तो वो होना चाहिए। उससे रिलेटेड कोई जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के या फिर दूसरे हाई कोर्ट्स के या खुद के ही हाई कोर्ट्स के, उसको मेंशन करना ज़रूरी है। और आखिरी में प्रेयर जो है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब ये सब चीज़ें घुसेंगी एप्लीकेशन में तभी वो स्ट्रांग बनेगी। क्योंकि हम जितनी भी एप्लीकेशन देखते हैं उससे मालूम पड़ता है कि उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट होता ही नहीं है, कोई साइटेशन नहीं रहता है, फैक्ट उसमें गायब रहते हैं, प्रोविज़न उसमें रहता ही नहीं है।
आप जज को बताओ तो सर ये प्रोविज़न क्या है। तो इसका परिणाम ये होता है कि फिर आपके केस जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम वकील को गाली बकते हैं, उसको गाली बकते हैं। तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो केस वकील के पास चल रहे हैं, आप शुरुआत से उन पर नज़र बनाए रखें। ये सोचना कि वकील साहब सब संभाल लेंगे, तो ये बहुत गलतफहमी होती है आप लोगों की। अगर वकील साहब को आपने किया है तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप लेते रहें, वरना केस बिगड़ेगा। तो केस बिगड़ेगा तो आपकी लाइफ में इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरी बात दोस्तों ये कि भरण पोषण के केस में एक जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया था। इस जजमेंट को आप अपने केस में लगा सकते हैं अगर अभी भरण पोषण नहीं हुआ है तो, और अगर हो गया है तो उसके खिलाफ अपील में जाकर भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जनरली भरण पोषण केस में होता यह है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से भरण पोषण लागू कर दिया जाता है। ये पति के लिए बड़ा टेंशन वाला काम रहता है, क्योंकि केस लग जाता है, उसके बाद डिसाइड होने में साल, 1.5 साल, 2 साल, कई बार 2.5-3 साल लग जाते हैं। इंटरिम डिसाइड होने में इतना समय लग जाता है। तो इंटरिम अगर मान लीजिए कि 5,000 पे डिसाइड हुआ 2.5 साल बाद, तो 1 साल का 60,000, 2 साल का 1,20,000 और इधर 6 महीने मान लें हम, तो मोटा मोटा 3 लाख के आसपास जा रहा है ये। अब इतना पैसा एक बार में किसी को दे पाना एक पति के लिए बड़ा मुश्किल वाला काम रहता है। तो या तो आप डिसाइड होने के पहले शुरुआत से ही जज से इस बात की अपील करें, मतलब इस बात का निवेदन करें कि सर क्या कहते हैं, जो ये मेंटेनेंस है ये डेट ऑफ ऑर्डर से लागू हो, ना कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से। और अगर जज इस बात को ना माने तो एक ट्राई करने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है कुछ पॉजिटिव हमारे फेवर में आ जाए। तो जज इस बात को ना माने तो आप जो है ऊपर की कोर्ट में इसको चैलेंज करें, क्योंकि इसमें अभी कुछ जजमेंट्स आए हैं जिसमें कि अलग अलग हाई कोर्ट का ये कहना है कि जो मेंटेनेंस है वो ज़रूरी नहीं कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से दिया जाए, उसे डेट ऑफ ऑर्डर से भी लागू किया जा सकता है। तो डेट ऑफ ऑर्डर से लागू करने पर पति पे कोई बर्डन नहीं बढ़ेगा। आज ऑर्डर हुआ कि हर महीना वाइफ को 5,000 दो, तो आज तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग में 5,000 ही देना है उस दिन से, महीने टू महीने। लेकिन डेट ऑफ एप्लीकेशन से अगर उसको लागू कर दिया तो केस चलते हो 2 साल 2.5 साल हो चुका है, वो तब से आपको फिर काउंट किया जाएगा, उसमें आपके लिए दिक्कत वाला काम है। इसलिए हमारा सिर्फ प्रयास होना चाहिए, बाकी भगवान के ऊपर, क्योंकि इसमें जब जजमेंट्स आ रहे हैं ऐसे हो सकता है हमारे फेवर में भी आ जाए। और उस जजमेंट में ये भी कहा गया कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है वो कहीं से भी डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा है पूरी तरीके से, और वो कहीं से भी डेट ऑफ ऑर्डर के लिए जो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है उसको वायलेट नहीं कर रहा है। मतलब कि कोर्ट को अधिकार है कि वो डेट ऑफ एप्लीकेशन या डेट ऑफ ऑर्डर उन दोनों में से किसे चुनते हुए मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करेगी, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। रजनीश वर्सेस नेहा केस को अच्छे से पढ़िए। आप लोगों में से कितने लोगों ने उसको पढ़ा है अच्छे से मुझे नहीं मालूम। रजनीश वर्सेस नेहा केस में एक बात साफ कही गई है कि मेंटेनेंस का वाइफ कोई सा भी केस लगाती है, हिंदू मैरिज एक्ट के में सेक्शन 24-25 के तहत लगाती है, 125 CRPC के तहत लगाती है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12-23 इसके तहत लगाती है। तो उसको डिफरेंट जो केसेस है उससे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस उसको किसी एक केस में ही मिलेगा। ये उस जजमेंट में साफ साफ कहा गया है। तो अगर आपके पास मेंटेनेंस के केस चल रहे हैं तो उन केस में अगर कोशिश करें कि कम से कम मेंटेनेंस ऑर्डर हो, ठीक है, इसके बारे में हमने शायद पिछले या उसके पिछले वीडियो में बताया था। तो कम से कम मेंटेनेंस ऑर्डर हो, और अगर ऑर्डर हो गया है तो बाकी जगह उसको लागू ना होने दे, जज को बताएं कि सर इसको वहाँ मेंटेनेंस मिल रहा है,
इतना मिल रहा है ऑटोमेटिक वहाँ खारिज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ है। ऐसे कई केसों में हमने देखा है कि 125 में मिल रहा है तो उसको घरेलू हिंसा मेंटेनेंस नहीं मिलता है, सेक्शन 24 में भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो चाहेगी हर जगह से मिले, फिर आप परेशान होते हैं। तो हर जगह से वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। और कोई सा भी भरण पोषण का मामला हो, कोई सा भी, उसमें रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, वो एफिडेविट लगाना कंपलसरी है। कोर्ट ये नहीं कह सकते कि इसमें लगा सकते हो, इसमें नहीं लगा सकते ना। चाहे वो सेक्शन 24 हो, चाहे 125 CRPC हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, अगर मेंटेनेंस का लगा रहे हैं आप तो उसके तहत आपको ये एफिडेविट लगाना कंपलसरी है। अगर ये एफिडेविट नहीं लगाया है तो कोर्ट को ये अधिकार ही नहीं है कि वो मेंटेनेंस डिसाइड कर दे। इस पर भी हमारी चर्चा हुई तो एक सज्जन से, तो उन्होंने कहा कि हमारे केस में ऐसा हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, और अगर जज ऐसा कोई ऑर्डर पास कर दे आपके खिलाफ, इमीडिएटली ऊपर की कोर्ट में इसके खिलाफ जाएं, अपील में जाएं, रिवीजन जो भी है उसमें जाएं और इसको ख़त्म करवाएं। क्योंकि जो ये एफिडेविट है ये किसी भी मेंटेनेंस केस में देना कंपलसरी है। तो अगर आपका जज ऐसा बोल रहा है कंपलसरी नहीं है तो उस जज की भी बैंड बजाइए, क्योंकि ये तो क्या है कि हमारे देश में 4.5 करोड़ मामले इसलिए भी पेंडिंग है क्योंकि जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे देता है उसको जिला कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि कोई सा भी मेंटेनेंस का केस होगा उसमें रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट लगाना पड़ेगा, लेकिन वो जिला कोर्ट में जो बैठा हुआ जज है वो ज़्यादा समझदार है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनमें कम दिमाग है, जिला कोर्ट वाले में ज़्यादा दिमाग। वो जानबूझ के बोल रहा, डिसाइड कर रहा है, बिना एफिडेविट लिए डिसाइड कर रहा है। व्यक्ति परेशान हो रहा है, व्यक्ति को फिर हाई कोर्ट भागना पड़ेगा या सेशन कोर्ट भागना पड़ेगा, जैसा भी सिचुएशन हो। तो यही कारण है कि इस तरह के बेसिर पैर के जजमेंट के कारण एक व्यक्ति मजबूर होता है ऊपर की अदालत में जाने के लिए, और इसीलिए अदालतों में बर्डन बढ़ रहा है, केसों की संख्या बढ़ रही है। 4.5 करोड़ मामले आपकी अदालतों में पेंडिंग हैं जिनको निपटाने में 350 या 400 साल लगेंगे। तो वो इसीलिए पेंडिंग है। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी दोष है क्योंकि उन्होंने कभी भी निचली अदालतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उनको ये नहीं कहा कि जब पहले से इसमें लॉ है, हमारी डायरेक्शन है, तो आपने कैसे गलत जजमेंट पास किया। इस परंपरा को इन लोगों ने ऐसे चलाया हुआ है कि नीचे का जज जानबूझ के गलत जजमेंट देता है, मजबूरी में आपको ऊपर जाना ही पड़ता है। इस परंपरा को बंद कर दिया जाए तो मेरा मानना है कि जो 4.5 करोड़ केस हैं वो कम से कम 2 करोड़ के आसपास तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ये लोग गलत जजमेंट देते हैं और इनके गलत जजमेंट के कारण आम आदमी मजबूर होता है ऊपर अपील करने के लिए। तो यही इसी तरीके से मेंटेनेंस केस में हो रहा है। तो आपके पास जो भी केस चल रहे हैं मेंटेनेंस के या मैट्रिमोनियल के, सारे एविडेंस लगाए, हर बात को अपनी ड्राफ्टिंग में लिखे, ताकि अगर यहाँ से खारिज भी होता है तो ऊपर से आपको रिलीफ मिल जाएगा। मेरे ख्याल से जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों।